नमस्कार विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में हम लेखक भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कीड़े में प्रतीक योजना पर विचार करेंगे। जैसे कि पूर्व की कक्षा में आपको बताया गया है कि तांबे के कीड़े एक असंगत नाटक है जिसका कथ्य सामान्य नाटकों से भिन्न होता है। इस नाटक के कथ्य को समझने के लिए, लेखक के उद्देश्य को समझने के लिए हमें इस नाटक में प्रतीक योजना पर विचार करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी पात्र यदि आया है, कोई भी वस्तु यदि है, तो वह किसका प्रतीक है। इसको समझे बिना इस नाटक को समझना कठिन होगा। प्रतीकों के प्रयोग से कई बार कथ्य बहुआयामी बन जाता है। यानी जो हमें मतलब नज़र आता है वो नहीं होता। हो सकता है लेखक ने या नाटककार ने कुछ और सोचकर उसकी रचना की हो। प्रतीक योजना से उसमें व्यापकता भी आ जाती है और उसका प्रभाव भी बढ़ता है। लेकिन ये भी सत्य है कि प्रतीक जो होते हैं, चूँकि वो सामान्य अर्थ नहीं देकर किसी का प्रतीक होते हैं, यानी दूसरा अर्थ देते हैं, यानी कि वो कथ्य को, कथा को दुरूह, कठिन, मुश्किल बना देते हैं। तांबे के कीड़े में भी ऐसा ही है। हम एक बार इसको पढ़ेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा जब तक कि हम इसके प्रतीकों को नहीं समझ लेंगे। तांबे के कीड़े में कहीं कहीं प्रतीक जटिल हैं और उनके अर्थ भी कई हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आज जो आपको अर्थ बताया जा रहा है, इसके अतिरिक्त और भी कोई अर्थ निकल आए। भुवनेश्वर स्वयं भी इस तथ्य के प्रति सचेत रहे होंगे, क्योंकि नाटक के अंत में जो महिला अनाउंसर है वो कहती है कि मेरी समझ में इस नाटक का लेखक न्यूराटिक है। हमें जो रुचता नहीं, जो हमारे विचारों के सांचे में अटता नहीं, उसे हम न्यूरोसिस ना कहें तो क्या कहें। इस पूरे नाटक में कोई मतलब नहीं है, वह हमें खामखा भ्रम में डाल रहा है। एक बार का नाटक पढ़ने पर सामान्य पाठक को भी इसी प्रकार प्रतीत हो सकता है। भुवनेश्वर का ये कथन समकालीन बुद्धिजीवियों पर एक आक्षेप सा था, क्योंकि भुवनेश्वर के जीवन काल में हिंदी के जो समीक्षक हैं, जो आलोचक थे, वह लेखक का सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। उनको जो जगह हिंदी मिलनी चाहिए थी वह तेजी उन्हें नहीं मिल पाई। तो तांबे के कीड़े में प्रतीकों का जो प्रयोग है वो बहुतायत से किया गया है। बहुत सारे प्रतीक इसमें हैं। पहला हम प्रतीक देखते हैं, भाई की तलाश। हमें अपना खोए हुए भाई की तलाश करनी है जो बचपन में छोड़कर चला गया था। यहाँ भाई को तलाशना किसी व्यक्ति को, किसी भाई को तलाशने से नहीं है, बल्कि यहाँ इसका जो अर्थ है वो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके अधूरेपन की निशानी है। और भाई को तलाशने का अर्थ है अपने व्यक्तित्व के अधूरेपन को तलाशना। तो इस प्रकार यहाँ भाई जो है वो व्यक्तित्व के अधूरेपन का प्रतीक है। इसी प्रकार दूसरा यदि हम देखें, एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। इन शब्दों का उल्लेख नाटक में 3 स्थानों पर किया गया है। यदि हम प्रतीक रूप में देखें तो पत्थर, पत्ती और शब्द जो हैं वो हमारी परंपरा की ओर संकेत करते हैं। पत्थर से तात्पर्य पाषाण युग से है, प्राचीन युग, और इसका अर्थ मूर्ति पूजा, धर्म आदि से भी जोड़ा जा सकता है पत्थर से। पत्ती कृषि युग और प्रकृति का संकेत देती है
तथा शब्द जो हैं वो भाषा, साहित्य और कला की ओर इशारा करते हैं। इन सब की एक लंबी परंपरा है जिसका सभी को सामना करना पड़ता है। हर युग इनसे लड़ता है और इनसे लड़ते हुए हम कांच के शूटर और तांबे के कीड़े तक पहुँचे हैं। यानी पत्थर, पत्ती और शब्द जो हैं वो पाषाण युग, मूर्ति पूजा, प्रकृति और साहित्य का संकेत करने वाले प्रतीक हैं। इसके बाद आता है स्वेटर। एकांकी में ये उल्लेख है कि एक पागल आया है जो स्वेटर लिए हुए मशालची बाबा को ढूंढ रही है। वह उस मशालची बाबा को स्वेटर देना चाहती है, उसे ठंड से बचाना चाहती है। तो यहाँ जो स्वेटर है यह हमारे आदर्श हैं और मशालची बाबा जो है वो युवा पीढ़ी का प्रतीक है। यानी पागल आया जो है वो युवा पीढ़ी को आदर्श देना चाहती है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो आदर्शहीन हो गई है। तो यहाँ स्वेटर जो है वो आदर्श का प्रतीक है। इसके बाद है कांच व शीशे के बीच। कांच व शीशे के बीच का इसमें उल्लेख किया गया है। प्रकृति प्रदत्त बीजों का सड़ना। प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति द्वारा प्रदान किए हुए जो नेचुरल बीज होते हैं जिनसे हम कोई भी पौधा, फसल उगा सकते हैं। और कांच तथा शीशे के बीच बनना प्रकृति पर विज्ञान की विजय है। अब सामान्य बीजों का चलन नहीं है, कांच और शीशे के बीज बन रहे हैं, यानी प्रकृति पर विज्ञान हावी हो गया है। हम प्रकृति को छोड़कर विज्ञान के आश्रित होते जा रहे हैं। इसके बाद एक शब्द आता है कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। सूरज ज्ञान और जीवन शक्ति का प्रतीक है। बादल रूपी अज्ञान यानी बादलों ने हमें हमारे चारों तरफ एक कोहरा सा फैला दिया है और हम अज्ञानी हो गए हैं। तो बादल रूपी अज्ञान ने हमारी जीवन शक्ति को मार डाला है। जीवन शक्ति न रहने से हम थक गए हैं, टूट गए हैं, भयभीत हो गए हैं। यानी बादलों ने सूरज की हत्या कर दी। तो सूरज यहाँ पर प्रतीक है जीवन शक्ति का। इसके बाद है आईनों का शासन। एकांकी में पात्र कहते हैं कि अब धरती पर आईनों का शासन होगा, यानी कृत्रिम रोशनी। आईनों का तात्पर्य है कृत्रिम रोशनी, यानी विज्ञान का शासन होगा। कुंठा, संत्रांश और भय का शासन होगा। हर व्यक्ति की दृष्टि आईना है और वह सीमित है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आईने को तोड़ने का प्रयास करता है। थका अफसर और आया ने रिक्शे वाले के आईने को यानी उसकी प्राकृतिक जो रोशनी है उसको तोड़ दिया है और इसके बाद वो रिक्शे वाला उस अफसर को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार नाटक में बहुत से पात्र हैं और बहुत से प्रतीक हैं। इन प्रतीकों का अर्थ समझकर ही हम इस नाटक को समझ सकते हैं। इसके बिना इसको समझना बहुत मुश्किल है। नाटक के जितने भी पात्र हैं वो सारे पात्र भय और भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि ये जो नाटक लिखा गया था ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है और इस महायुद्ध में सभी को अपने अस्तित्व की, अपने जीवन की चिंता थी। वो अपने अस्तित्व के प्रति भय से त्रस्त थे। निरर्थक लड़ाई लड़ते लड़ते विश्व के सभी लोग टूट गए थे, थक गए थे, अलग हो गए थे, उनकी मानसिकता बदल गई थी। मनुष्य की इसी नियति को नाटक में विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से भुवनेश्वर ने व्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया है।